हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम टर्म 1 के लिए कुछ अच्छे एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मेंशन की है एमसीक्यू फिजिक्स 12। इसमें आपको 12th क्लास के लिए सभी एमसीक्यू वीडियोस मिलते रहेंगे टर्म 1 के लिए। कुछ मैंने अपलोड कर दिए हैं और कुछ मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा बच्चों। अगर आपको इस प्लेलिस्ट पर जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी इसका लिंक पा सकते हैं और सभी इंडिविजुअल वीडियोस के लिंक पा सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं बच्चों। ओके, तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको एमसीक्यूज यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से चलते हैं विदाउट एनी डिले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Oscillating metallic pendulum in a uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of oscillation slows down, becomes faster, remains unaffected, oscillates with changing frequency। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि एक पेंडुलम है, जैसे कि हमने मेटेलिक पेंडुलम बनाया है। यहाँ पर एक मेटेलिक की शीट है, उसको थ्रेड से बांध रखा है और हमने उसको टू एंड फ्रो मूव कराया है। तो मान लेते हैं अगर ये मेटेलिक शीट इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन कर रही है और 20 मिनट्स में रुक जाती है, तो अगर हम इस मेटेलिक शीट के दोनों तरफ मैग्नेट्स रख दें और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें जो किस तरीके से होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको मूव कराएं तो क्या ऑसिलेशंस जो हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे या फास्टर हो जाएंगे या अनअफेक्टेड रहेंगे या फिर किसी चेंज्ड फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर ऑसिलेशन होगा? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सही होगा स्लोज डाउन। ओके, अब क्यों होगा स्लोज डाउन? मान लीजिए अब यहाँ पर ये इस फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम इस तरीके से, कभी इधर जाएगा कभी इधर आएगा। तो यहाँ पर सोचिए कंडीशन के, मान लीजिए ये मेटेलिक शीट बाहर आ रही है इस फील्ड से, तो फील्ड पर पड़ रहा है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये फील्ड होगा इस शीट पर जो पड़ रहा है, और इस फील्ड से बाहर की तरफ आ रही है। ओके, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है? फ्लक्स कम हो रहा है। भाई फील्ड से बाहर शीट आ रही है तो फ्लक्स कम हो रहा है। तो यहाँ पर फ्लक्स कम हो रहा है तो यहाँ पर एडी करंट्स इंड्यूस हो जाएंगे, एडी करंट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। एडी करंट प्रोड्यूस कब होते हैं? जब किसी मेटल की शीट पर क्या होता है, जो फ्लक्स पड़ रहा होता है वो चेंज होता है, तो वहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, भंवर की तरह जो होते हैं, स्पेशल टाइप के जो करंट्स होते हैं इस तरीके से। तो एडी करंट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं ये लेंज लॉ को ही फॉलो करेंगे, यानी कि डायरेक्शन इन सच ए वे होगी कि इस चेंजिंग फ्लक्स का वो अपोज करें। तो फ्लक्स है, देखें यहाँ पर स्क्रीन में लेफ्ट से राइट, और फ्लक्स कम हो रहा है, तो एडी करंट्स की वजह से जो यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी कैसे होगा? देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि वो कम हो रहा है तो वो भी कैसा होगा? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो अगर आप राइट मैग्नेट साइड से देखें तो फील्ड कैसा है? आउटवर्ड। तो जब किसी शीट में फील्ड आउटवर्ड होगा तो इसका मतलब उधर कौन सी पोलैरिटी बनेगी? नॉर्थ पोलैरिटी। कौन सी पोलैरिटी बनेगी? नॉर्थ पोलैरिटी। तो जब ये शीट बाहर जा रही होगी तो राइट मैग्नेट की तरफ नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी और इस नॉर्थ पोलैरिटी की वजह से ये मैग्नेट इस शीट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी उस मोशन का अपोज करेगी कि शीट बाहर नहीं जानी चाहिए, वो अंदर आनी चाहिए। उसी तरह जब ये शीट वापस से इस फील्ड के अंदर जाएगी, है ना, टू एंड फ्रो मोशन करेगी तो अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो फील्ड जो है, फ्लक्स जो है जो लिंक्ड हो रहा है उस शीट से, वो इंक्रीज करेगा और एडी करंट उसका अपोज करेंगी। तो इस बार क्या होगा, जो इंड्यूस्ड यहाँ पर फील्ड होगा एडी करंट की वजह से, वो क्या होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। इस बार जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अगर आप राइट से देखें तो फील्ड इनवर्ड होगा शीट में, और जब किसी शीट में फील्ड इनवर्ड होता है तो इसका मतलब कौन सी पोलैरिटी बनती है? साउथ। तो इस बार राइट साइड साउथ पोलैरिटी बनेगी, यानी ये मैग्नेट, राइट मैग्नेट शीट का अपोज करेगी। जो अंदर की तरफ शीट आ रही है उधर भी साउथ पोलैरिटी, उधर भी साउथ, तो रेपेल करेगी। इसका मतलब कि ईच टाइम जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा है तो ये इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो पोलैरिटी यहाँ पर इंड्यूस हुई है और ये मैग्नेट की पोलैरिटी जो है वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। यानी अगर शीट बाहर जा रही है तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगी, अगर शीट अंदर आ रही है फील्ड में तो उसका रेपल्शन करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगी? डैम्पिंग हो जाएगी, ऑसिलेशंस जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इस फिनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जो कि एक डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने में काम आती है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होती है उसको एक मेटेलिक फ्रेम पर वाउंड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कोयल है उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फिनोमेनन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डेड बीट गैल्वेनोमीटर बन जाता है। ओके, तो वहाँ पर हमें फ्लक्चुएशन नहीं मिलता है, निडल जो है गैल्वेनोमीटर की वो स्टेबल हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर जो ऑसिलेशंस हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The magnetic flux linked with the coil is phi equals to 4t square plus 4t minus 1 milliweber. The EMF induced in the coil at t equals to 1 second is। तो ऑप्शंस यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर फ्लक्स दिया हुआ है और बोला जा रहा है
कि टाइम 1 सेकेंड पर आपको इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर बताना है। तो देखिए इंड्यूस ईएमएफ जो होती है उसका फॉर्मूला होता है -N/dy/dt, ये आपने पढ़ा है। n यहाँ पर 1 है क्योंकि एक कॉइल बोला है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स E = -d∅/dt, और यहाँ पर फ्लक्स दिया हुआ है, देखिए फ्लक्स दिया हुआ है 4t² + 4t - 1। ओके, तो यहाँ पर 4t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 8t, और 4t का क्या होगा, 4t का हो जाएगा 4 और 1 का हो जाएगा 0, यानी -0। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया -8t + 4। ओके, तो एट t = 1 सेकेंड हमें यहाँ पर ईएमएफ बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की जगह 1 रख देंगे, तो हो जाएगा 8 × 1 + 4। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8 × 1 + 4, इट विल बी -12 मिलीवोल्ट। अब देखिए मिलीवोल्ट में क्यों आंसर आया, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स दिया हुआ है मिली वेबर में, तो आप इसको वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होगा -12 × 10⁻³ -3 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या है। ओके, यहाँ पर आप देखिए माइनस साइन क्या बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ है और ये चेंजिंग फ्लक्स का अपोज करती है, अदरवाइज इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 12 × 10⁻³ वोल्ट। तो यहाँ पर अगर माइनस दिया होता किसी में तो आप माइनस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, तो आप देखेंगे मैग्नीट्यूड क्या है, 12 × 10⁻³ वोल्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A decreasing current is flowing through wire PQ. The direction of induced current in coil A and coil B are. Options यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक PQ वायर है, ओके, और PQ वायर में करंट फ्लो कर रहा है। देखिए यहाँ से P से Q की तरफ, यहाँ पर आप देखिए P से Q की तरफ एक करंट फ्लो कर रहा है, और वो करंट कैसा है, वो है डिक्रीजिंग करंट। तो यहाँ पर अगर डिक्रीजिंग करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर जो इसका फील्ड होगा, जो यहाँ पर इस वायर का अपना फील्ड होगा इस तरीके से, राइट हैंड थंब रूल से जो हमें मिलेगा, राइट हैंड थंब रूल से, तो वो कैसा होगा, देखिए वो भी कैसा होगा, चेंजिंग होगा, यानी वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो जब एक डिक्रीजिंग फील्ड इन कोइल्स पर पड़ेगा ए और बी पर, तो इन पर पड़ने वाला फ्लक्स कैसा होगा, इन पर पड़ने वाला फ्लक्स जो होगा बी ए, वो भी कैसा होगा, चेंजिंग होगा। अगर भाई फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। अब हमें पता है कि अगर फ्लक्स चेंज होता है, अगर हमें d∅/dt मिलता है तो हमें ईएमएफ मिलता है, ईएमएफ मिलता है तो हमें करंट मिलता है। तो पूछा जा रहा है करंट की डायरेक्शन बताइए। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से आप देखेंगे कि ऊपर ए कॉइल पर जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, यानी स्क्रीन से बाहर की तरफ होगा, और बी पर जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो इनवर्ड होगा, ओके, यानी कॉइल में अंदर की तरफ होगा। जो इस पर फील्ड पड़ रहा है इस करंट की वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब देखिए ए पर है बाहर की तरफ फील्ड और वो कम हो रहा है, तो ए में इंड्यूस होने वाला करंट इन सच ए वे होगा कि इस चेंजिंग फील्ड का अपोज कर सके, इस चेंजिंग फ्लक्स का अपोज कर सके, यानी ये कम हो रहा है तो इसको बढ़ाए, है ना। तो यहाँ पर इसका अपना फील्ड भी कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी हम यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। और यहाँ पर जो फील्ड है वो इनवर्ड है और वो कम हो रहा है, तो इसमें इंड्यूस जो करंट होगा इन सच ए वे होगा इसका अपना फील्ड भी इनवर्ड हो, यानी यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस। तो देखिए अगर किसी कॉइल में फील्ड आउटवर्ड है तो इसका मतलब उसमें कौन सी पोलैरिटी है, नॉर्थ पोलैरिटी है, क्योंकि नॉर्थ से फील्ड निकलता है। मैग्नेट में भी आप देखिए नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, आउटसाइड मैग्नेट, राइट। तो यहाँ पर कोयल से जो फील्ड निकल रहा है इसका मतलब नॉर्थ पोलैरिटी, और नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब उसकी टिप बताती है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर ए में होगा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ए में कैसा करंट होगा स्टूडेंट्स, ए में करंट होगा देखिए एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे आप देख रहे हैं कि इनवर्ड है, तो इनवर्ड में क्या होता है, साउथ पोलैरिटी, क्योंकि फील्ड साउथ में एंटर करता है, तो साउथ का मतलब साउथ की टिप बता रही है कि क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब बी कॉइल में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अभी आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ए है एंटी क्लॉकवाइज और बी है क्लॉकवाइज, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, ओके। यानी ए जो कॉइल है इसमें होगा एंटी क्लॉकवाइज और बी में होगा क्लॉकवाइज। आपको यहाँ पर लेंज लॉ अप्लाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप लेंज लॉ अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम अलग से एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम लेंज लॉ पर बेस सारे क्वेश्चंस करेंगे और लेंज लॉ को समझ के वहाँ पर चलेंगे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट रिलेशन। तो देखिए इनमें से आपको बताना है कौन सा रिलेशन बिल्कुल सही है। आप देखिए यहाँ पर
तो यहाँ पर हेनरी 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर होगा, 1 हेनरी इक्वल टू 1 एम्पियर पर वोल्ट होगा, या 1 हेनरी 1 वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड होगा, या फिर 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकंड होगा। तो देखिए यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा होगा कि L इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन di/dt। ओके, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। देखिए L इक्वल्स टू, ये आता कहाँ से, ये आता है E इक्वल्स टू माइनस एल di/dt से, यानी यहाँ पर मैंने L इक्वल्स टू कर दिया है, तो di/dt E के डिनोमिनेटर में चला जाता है, राइट। तो ये हम एक EMF इंड्यूस इन अ कॉइल, हम यहाँ पर इसको यहाँ से ऑब्टेन करते हैं। अब ये कैसे आया ये आपने समझा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए L जो है यानी इंडक्टर का इंडक्टेंस, कॉइल का इंडक्टेंस, उसकी यूनिट होती है हेनरी। तो 1 हेनरी ये कब होगा, 1 हेनरी कब होगा, जब EMF जो इंड्यूस हुई है वो 1 वोल्ट होगी। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या होता है आपको पता है कि EMF अपोज करती है चेंजिंग फ्लक्स का, चेंजिंग करंट का। और यहाँ पर DI मतलब चेंज इन करंट, वो भी क्या होगा एम्पियर। और dt मतलब चेंज इन यानी चेंज इन टाइम यानी इंटरवल, ये भी क्या होगा सेकंड। अगर करंट जो है उसका रेट क्या है 1 एम्पियर पर सेकंड और EMF इंड्यूस हो रहा है 1 वोल्ट, तब हम कहते हैं कि जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस कितना है 1 हेनरी है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पर यूनिट ऑब्टेन हमें हो रही है वो क्या हो रही है 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकंड। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, यानी 1 वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। और वोल्ट सेकंड को हम वेबर भी बोलते हैं, तो एक और ये भी बनता है यहाँ पर यूनिट वेबर अपॉन एम्पियर या वेबर पर एम्पियर, 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इन तीनों में से यहाँ पर कौन सा आप देखिए 1 वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द कोर लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड आर डबल्ड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अनअफेक्टेड होगा या 4 टाइम्स होगा। देखिए एक सोलेनॉइड का इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक सोलेनॉइड के इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर A/L। अब यहाँ पर आपको इन सभी लेटर्स के यूजुअल मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए कि म्यू नॉट किसके लिए यूज़ करते हैं। N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, A होता है एरिया ऑफ सोलेनॉइड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और L होता है उसकी लेंथ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर कोर लेंथ को डबल कर देते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स और कोर लेंथ को डबल कर देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको L1 मान लेते हैं कि L1 ये है। ओके, जब सोलेनॉइड की लेंथ L है और एरिया A है और नंबर ऑफ टर्न्स N है, वो इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो उस केस में इंडक्टेंस इसका है L1। तो अगर L2 क्या होगा, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को दुगना कर दें, डबल कर दें, तो हम इसको N की जगह लिखेंगे 2N का स्क्वायर और एरिया एज इट इज रखेंगे, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। और यहाँ पर देखिए L को क्या बोला जा रहा है, कोर लेंथ को डबल बोला जा रहा है, तो हम L की जगह लिख देंगे 2L। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा म्यू नॉट 4N स्क्वायर A/2L, 2 से 2 4 कैंसिल, ये हो जाएगा देखिए L2 आ जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट N स्क्वायर A/L। तो आप देखिए म्यू नॉट N स्क्वायर A/L तो क्या L1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा L2 इक्वल्स टू 2L1। तो आपने देखा कि जो L2 है, जो फाइनल इंडक्टेंस है, जब हमने चीज़ों को चेंज किया लेंथ को और नंबर ऑफ टर्न्स को, तो L2 जो है वो L1 के ट्वाइस हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डबल्ड। तो अगर आप कोर लेंथ को डबल कर देते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं तो इंडक्टेंस जस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। Figure shows an inductor and resistance are connected in parallel to a battery through a switch. The resistance R is same as that of coil that makes L. Two identical bulbs are put in each arm of the circuit. Which of the bulb lights up earlier when S is closed? तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 बल्ब हैं B1 और B2 और एक बल्ब कनेक्टेड है रेजिस्टेंस R से सीरीज में और एक बल्ब कनेक्टेड है इंडक्टर से यानी एक कोइल से जिसका इंडक्टेंस है L और उसका रेजिस्टेंस भी कितना है R है। ओके, और ये यहाँ पर देखिए एक बैटरी कनेक्टेड है वाया अ स्विच S। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा बैटरी से जो कि दोनों आर्म्स में जाएगा। तो जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हैं तो कौन सा बल्ब पहले लाइट अप होगा, कौन सा बल्ब पहले ग्लो करेगा, यहाँ पर ये हमें यहाँ पर बताना है।
तो आप देखिए जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे ऐसे करंट फ्लो करेगा। अब दोनों कोयल का और रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है, लेकिन कोयल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी उस प्रॉपर्टी के कारण ये कोयल चेंजिंग करंट का अपोज करती है। तो जैसे इनिशियली इस स्विच को आपने क्लोज किया तो करंट अपनी वैल्यू को 0 से मैक्सिमम तक लेकर जाता है, यानी करंट 0 से 2 एम्पियर मान लीजिए, 3 एम्पियर मान लीजिए, जो भी यहाँ पर करंट फ्लो करेगा बैटरी से वो मैक्सिमम जाएगा, 0 से मैक्सिमम, वो मोमेंटरीली जाएगा, राइट, एकदम नहीं होगा, थोड़ा मोमेंटरीली जाएगा, थोड़ा समय लेगा। तो देखिए दोनों आर्म्स में करंट जब 0 से मैक्सिमम जाएगा तो कोयल उसका अपोज करेगी, रेजिस्टेंस उसका अपोज नहीं करेगा। तो बल्ब B1 जो है वो इंस्टेंटली ग्लो कर जाएगा, लेकिन B2 इंस्टेंटली ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोयल में एक बैक EMF इंड्यूस होगी, यानी रिवर्स डायरेक्शन में, यानी मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। सेल्फ इंडक्शन फिनोमिनन के कारण यहाँ पर एक इंड्यूस होगा करंट, जो कि इस मेन करंट का, जो इस आर्म में मेन करंट है उसका अपोज करेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर बल्ब B2 थोड़ा समय लेगा ग्लो करने में, यानी पहले यहाँ पर B1 ग्लो कर जाएगा, फिर उसके कुछ समय बाद थोड़ा सा मोमेंटरली थोड़ा सा डिले होकर B2 ग्लो करेगा। ओके, सेम प्रोसेस क्या होगा जब हम स्विच को ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो करंट मैक्सिमम से 0 जाएगा, तो R1 जो यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पर करंट मैक्सिमम से 0 इंस्टेंटली हो जाएगा, और B1 जो है वो ग्लो करना इंस्टेंटली बंद कर देगा, लेकिन B2 थोड़ा सा समय लेगा, ये थोड़ा बाद तक भी ग्लो करता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर अगेन करंट मैक्सिमम से 0 जा रहा है, और यहाँ पर जो इंड्यूस करंट होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में अब करंट बह रहा है, क्योंकि वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि वो कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन फिनोमिनन हर बार उसका अपोज करेगा। अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा करंट को, अगर बढ़ रहा है तो उसको कम करेगा। तो यहाँ पर अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मेन करंट की डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पर करंट 0 होने में थोड़ा समय लेगा, इसलिए B2 बाद तक ग्लो करेगा। सो बल्ब B1 इंस्टेंटली ग्लो करेगा और इंस्टेंटली स्टॉप होगा, लेकिन B2 थोड़ा समय लेगा ग्लो होने में और थोड़ा ही समय लेगा वो स्टॉप होने में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन होगा बल्ब B1। बल्ब B1 विल लाइट अप अर्लियर व्हेन स्विच S इज क्लोज। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओके, मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A metallic ring is held horizontally and then a small magnet is dropped along its axis. Magnet will fall with. तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर कि एक मैग्नेट को बोला जा रहा है कि एक मैग्नेट को एक रिंग पर हम फॉल कराते हैं, इस तरीके से ड्रॉप कराते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैग्नेट जब हम रिंग के ऊपर ड्रॉप कराएंगे तो जो मैग्नेट का एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा होगा, या उसके इक्वल होगा, या फिर उससे लेस देन होगा, या फिर एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब जो फील्ड यहाँ से ओरिजिनेट होगा वो कैसे होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। तो यानी जो इसका फील्ड पड़ेगा कोयल पर वो कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा हो क्योंकि कोयल के नज़दीक आ रही है मैग्नेट। तो इसका मतलब कि कोयल पर पड़ने वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो कोयल में करंट इन सच ए वे इंड्यूस होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि वो इस इंक्रीजिंग फ्लक्स का अपोज कर सके। तो कोयल का जो अपना फील्ड इंड्यूस होगा वो ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर हम मैग्नेट साइड से देखें तो हमें यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी नजर आएगी, क्योंकि लूप में भी नॉर्थ साउथ बनते हैं, तो ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो यहाँ पर नॉर्थ को रेपेल करेगा, नॉर्थ को रेपेल करेगा, यानी मैग्नेट पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अगर कोयल ना होती तो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता और मैग्नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती। लेकिन अभी अपवर्ड डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स होने के कारण एक्सेलरेशन जो होगा मैग्नेट का वो लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। यानी जो मैग्नेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर जो अपर फेस पर कोयल की पोलैरिटी इंड्यूस हुई है वो नॉर्थ पोलैरिटी इंड्यूस हुई है, और यहाँ पर मैग्नेट की भी क्या है? नॉर्थ पोलैरिटी है। तो अगर यहाँ पर मैग्नेट ड्रॉप हो रही होती और नीचे साउथ पोलैरिटी होता तो कोयल के अपर फेस पर साउथ पोलैरिटी इंड्यूस होती, साउथ पोलैरिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होती। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग ए कोयल चेंजेस फ्रॉम 10 वेबर टू 4 वेबर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ? देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्लक्स जो है वो 10 वेबर से 4 वेबर हो गया है 2 सेकेंड में।
तो बताइए इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है देखिए माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी या डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर एन क्या है, एन है 1, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस, और डेल्टा फाई को हम बोलते हैं फाई 2 माइनस फाई 1, और डेल्टा टी को बोलते हैं T2 माइनस T1, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स कि फाई 2 क्या है, फाई 2 है देखिए 4, और फाई 1 क्या है, फाई 1 है 10 वेबर, क्योंकि ये 10 वेबर से 4 वेबर हो गया है। तो यहाँ पर आप इसको रख देंगे देखिए 4 माइनस 10, और T2 माइनस T1 क्या है 2 सेकेंड, यानी जो टाइम इंटरवल है वो कितना है 2 सेकेंड है। तो T2 माइनस T1 इन्होंने दे रखा है 2 सेकेंड, तो इट विल बी माइनस, और ये हो जाएगा देखिए माइनस 6/2, यानी 2 3 6, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 3, यहाँ पर आएगा वोल्ट, प्लस 3 वोल्ट। तो ईएमएफ जो यहाँ पर इंड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है 3 वोल्ट। तो ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, E इक्वल्स टू माइनस एन फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट की और मुझे वैल्यू मिली 3 वोल्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Figure shows two concentric coils P and Q lying in the same plane as given in figure. What will be the direction of induced momentary current in coil Q immediately after the switch S is closed? जैसे ही आपने स्विच S को क्लोज किया तो यहाँ पर आपको बताना है कि Q कॉइल में जो यहाँ पर कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं तो उसमें इनर कॉइल जो है उसमें आपको बताना है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, यानी वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जब आप इसे देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ, तो अगर आपको डायरेक्शन करंट की इस तरह से मिलती है तो ये हो जाती है क्लॉकवाइज, अगर आपको डायरेक्शन इस तरीके से मिलती है तो जाती है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्यू कॉइल में बताना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। तो उसके लिए आपको ये जानना होगा कि यहाँ पर जो फील्ड इंड्यूस होगा इनर कॉइल में वो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, स्क्रीन में इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आप बता देंगे कि पोलैरिटी क्या होगी। अगर आउटवर्ड है तो नॉर्थ पोलैरिटी होगी, और नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर फील्ड इनवर्ड है यहाँ पर तो साउथ पोलैरिटी का मतलब क्लॉकवाइज। तो हमें जानना है कि पोलैरिटी क्या होगी। तो देखिए जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, ओके, क्योंकि प्लस से नेगेटिव की तरफ ये फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये होगा आउटर कोइल में कैसा, क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये क्लॉकवाइज, और ये 0 से मैक्सिमम जाएगा सुन। जैसे आपने स्विच को क्लोज किया तो पहले 0 करंट था, अभी कुछ कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, लेकिन वो कांस्टेंट होने में थोड़ा समय लगेगा, मोमेंटरीली इंक्रीज करेगा। 0 से अगर 2 वोल्ट 2 एम्पियर जा रहा है तो 0 से 2 एम्पियर जाने में उसको थोड़ा समय लगेगा। तो जैसे ही करंट 0 से 2 एम्पियर जा रहा होगा उस केस में एक मोमेंटरीली यहाँ पर जो फ्लक्स पड़ेगा क्यू कोइल पर पी कोइल की वजह से, वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि अगर आउटर कोइल में करंट क्लॉकवाइज है तो क्यू कोइल पर जो फ्लक्स पड़ रहा होगा वो कैसा होगा, साउथ पोलैरिटी का, यानी इनवर्ड होगा। हमें पता है ना कि कोइल में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो पोलैरिटी क्या होती है हमारे फेसिंग साइड, जैसे हमें क्लॉकवाइज करंट लग रहा है साउथ पोलैरिटी। साउथ पोलैरिटी का मतलब फील्ड है इनवर्ड। तो यहाँ पर इनवर्ड फील्ड और वो इंक्रीजिंग है, तो इनर कोइल का फील्ड कैसा होगा, उस इंक्रीजिंग फील्ड का अपोज करेगा, यानी वो होगा बाहर की तरफ, ओके, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इनर कोइल में जो इंड्यूस हो रहा है फील्ड या फ्लक्स वो कैसा है, आउटवर्ड, तो इसका मतलब उसकी अपनी पोलैरिटी कैसी होगी, नॉर्थ, ओके। तो यहां पर नॉर्थ पोलैरिटी के लिए करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी इनर कोइल में, कोइल क्यू में डायरेक्शन क्या होगी करंट की, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको लेंस लॉ अप्लाई करना अच्छे से सीखना है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A jet plane is traveling west at 450 meter per second if the horizontal component of Earth magnetic field at that place is 4 × 10⁻⁻⁴ Tesla and the angle of dip is 30 degree. Find the EMF induced between the ends of wings having a span of 30 meter. तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शंस आप देख लीजिए, 2.14 वोल्ट, 4.12 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 3.12 वोल्ट, ओके। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमने पढ़ा है कि जब भी किसी फील्ड में कोई कंडक्टर मूव करता है, जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा कि फील्ड है इनवर्ड, क्योंकि डॉट से हम इनवर्ड फील्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इनवर्ड फील्ड में एक कंडक्टर ए भी मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलरली, यहाँ पे राइट में जा रहा है, देखिए आप v वेलोसिटी से, और इस कंडक्टर की लेंथ है l और फील्ड है यहाँ पर b, इसके परपेंडिकुलर ये मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक EMF इंड्यूस होती है, उसका फॉर्मूला होता है देखिए BLV। B है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, L है यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर, और V है उसकी वेलोसिटी जो उस फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। मान लीजिए फील्ड है
डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये कंडक्टर उसमें मूव कर रहा है, उन फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। तो जब इस फील्ड लाइन को कट करेगा कंडक्टर जिसकी लेंथ l है और b फील्ड में ये मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है v, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके दोनों एंड पर कितना, BLV, यानी एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव। कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा ये आपको पता लगता है राइट हैंड फ्लेमिंग रूल से। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला होगा BLV। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक जेट है, जेट प्लेन है, उसकी जो विंग्स हैं, विंग्स स्पैन यहाँ पर बोला जा रहा है वो कितना है, 30 मीटर। तो हमने कहा भाई लेंथ कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई। ओके, वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी दे रखी है स्टूडेंट्स 450 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बी चाहिए, तो बी हमें यहाँ पर देखना है कि किस कंपोनेंट को, अर्थ के किस कंपोनेंट को ये इसकी विंग्स कट करेंगी। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फील्ड है विंग्स उसको कट नहीं करेंगी, वो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेंगी। तो हमें यहाँ पर जानना है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। तो हमें पता है tan del क्या होता है, tan del, del यहाँ पर होता है एंगल ऑफ डिप, tan del होता है BV अपॉन BH, यानी वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमें दिया गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप दिया है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स tan 30 डिग्री इक्वल्स टू BV अपॉन BH, क्योंकि प्लेन की विंग्स जो हैं वो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेंगी। तो यहाँ पर BV हो जाएगा देखिए BH tan del यानी tan 30, और BH दिया हुआ है देखिए 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और tan 30 होता है 1 अपॉन √3, राइट। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल गई 4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन √3 टेस्ला वर्टिकल कंपोनेंट की। ओके, तो अब यहाँ पर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ईएमएफ कितना होगा। ईएमएफ होगा देखिए यहाँ पर BVLV, BV मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और लेंथ कितना है विंग्स का, वो है 30 मीटर। वेलोसिटी कितनी है 450 अपॉन √3। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये आएगा 31213.87 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके, जिसको आप लिख सकते हैं 3.1213 अप्रॉक्सीमेटली वोल्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 3.12 वोल्ट, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। यानी दोनों विंग्स के एंड पर जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा 3.12 वोल्ट। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज ए मेजर ऑफ, यानी ऑप्शन है इंड्यूस करंट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नन ऑफ दीज। तो देखिए सेल्फ इंडक्शन आपने पढ़ा है फिनोमिनन। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए अगर बच्चों एक कॉइल है और उस कॉइल में अगर करंट चेंज होता है, अगर करंट स्टूडेंट्स चेंज होता है, तो उस केस में यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन फिनोमिनन है कि उस चेंजिंग करंट का एक कॉइल अपोज करती है, यानी यहाँ पर एक करंट इंड्यूस होता है। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि करंट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट जो होगा वो इस चेंजिंग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस इंक्रीजिंग करंट का अपोजिट होगी। अगर ये करंट मान लीजिए डिक्रीज कर रहा है, जो मेन करंट है जो उससे फ्लो कर रहा है वो अगर डिक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी उसी करंट की डायरेक्शन में, यानी वो उसका यहाँ पर डिक्रीजिंग करंट का अपोज करेगी, वो डिक्रीज ना हो वो इंक्रीज करे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेल्फ इंडक्शन फिनोमिनन को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, तो इसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, उसको रेस्ट में रखना चाहती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है, तो उस प्रॉपर्टी को जो उसको मोशन में रखना चाहते हैं उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। उसी तरह यहाँ पर अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज ना करे ऐसी प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, और उसका मेजर होता है उस कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोइल इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।